गणित कक्षा 12वीं के अध्याय 10 सदिश बीजगणित में आपका स्वागत किया जाता है। आज का ये जो अध्याय है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में इससे बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं और ये बहुत ही सरल टॉपिक है। अगर इसे ध्यान से पढ़ लिया जाए तो ये हमेशा उपयोगी है। तो आइए बिना देरी किए आज का ये पहला लेक्चर जो कि परिचय नाम से है, यानी सदिशों को हम किस प्रकार से निरूपित करते हैं, सदिश होता क्या है, सदिश कितने प्रकार के होते हैं, सदिशों का योगफल हम कैसे ज्ञात करते हैं, सदिशों का अंतर कैसे ज्ञात करते हैं, गुणनफल क्या होता है, इन सब बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर सदिश बीजगणित, जो गणित भाग 2 के अंतर्गत आता है, अध्याय 10 के अंतर्गत। तो आज का टॉपिक है परिचय। लेक्चर 1 में आपका स्वागत है एक बार फिर से। तो देखिए सदिश होता क्या है। दो चीजें होती हैं, एक होता है सदिश जिसको हम वेक्टर बोलते हैं और दूसरा होता है अदिश जिसको हम स्केलर बोलते हैं। तो सदिश बीजगणित में यानी वेक्टर अलजेब्रा में हम जानेंगे कि सदिश कहते किसे हैं। तो सदिश, स का मतलब होता है साथ साथ, दिश का मतलब होता है दिशा। तो जिसमें दिशा की भी आवश्यकता हो, किसके अलावा, परिमाण के अलावा, उसे हम सदिश कहते हैं। और अदिश माने दिशा की जरूरत न हो, यानी किसकी जरूरत हो, केवल और केवल परिमाण की। तो ये जो है फिजिकल मैथमेटिक्स के अंतर्गत आते हैं सदिश बीजगणित। तो सदिश का मतलब क्या होता है, वे राशियां, आप इसे भौतिक राशियां भी कह सकते हैं। वे राशियां, क्योंकि जितनी भौतिक राशियां हैं जैसे कार्य हो गया, बल आघूर्ण हो गया, ये सब भौतिक राशियां हैं। अब इसमें कौन सदिश है कौन अदिश है, उन्हीं के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो वे राशियां जिनके लिए, जिनमें परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, दोनों की आवश्यकता होती है। अब देखिए वे राशियां जिनमें परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड यानी कि संख्यात्मक मान। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, संख्यात्मक मान। और दिशा, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये सब क्या है, दिशा है, जिसको तीर के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। तो वे राशियां जिनमें परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उन्हें हम कहते हैं सदिश राशि। जैसे वेग, संवेग, आवेग, वेग संवेग आवेग, बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आदि। तो ऐसी बहुत सी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सदिश राशि। अब दूसरा है अदिश। अदिश राशि क्या होती है, वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिनमें केवल
परिमाण, परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। जैसे कार्य, द्रव्यमान, आयतन, चाल, दूरी, घनत्व, चाल, दूरी, घनत्व, वैद्युत धारा, वैद्युत आवेश आदि। तो ये सब है भौतिक राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए, व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। जैसे कार्य, द्रव्यमान, आयतन, चाल, दूरी, घनत्व, वैद्युत धारा, वैद्युत आवेश आदि। अब हम देखते हैं कि सदिशों का निरूपण किस तरह से करते हैं। तो सदिश का निरूपण, सदिशों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, तो सदिशों को हम किस तरह से निरूपित करते हैं। तो सदिशों को हम तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी किसी भी राशि को अगर हमको सदिश बनाना है तो उसके ऊपर हम तीर लगा देंगे तो वो वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा, यानी सदिश रूप में हो जाएगा। तो सदिशों को तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, सदिशों को तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, सदिशों को तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे ए का सदिश रूप, वेक्टर ए, इसको हम क्या कहेंगे, ए वेक्टर या वेक्टर ए। इसमें ये तीर का जो निशान है, इसमें ये शीर्ष कहलाता है और ये कहलाता है पूंछ। और जो तीर की जो लंबाई है, ये तीर की लंबाई परिमाण का काम करती है, तीर की लंबाई परिमाण का काम करती है और शीर्ष जो है दिशा का काम करता है, शीर्ष जो है दिशा का काम करता है। तीर जितना लंबी है, कितना लंबी है यानी लंबाई, तो लंबाई क्या है, अदिश राशि है। लंबाई क्या होगी, दूरी यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, ये सब क्या होगी, अदिश राशि में आएगा। और जो शीर्ष है वो डायरेक्शन को बतला रहा है, यानी उधर की ओर जा रहे हैं, तो वो दिशा है, क्या है, दिशा है। तो तीर की जो लंबाई है वो है मैग्नीट्यूड, परिमाण। और परिमाण क्या होता है, अदिश कहलाता है। परिमाण क्या होता है, अदिश कहलाता है। और जो तीर है वो क्या है, डायरेक्शनल है, वो दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। तो सदिशों को हम तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया वेक्टर ए, इसको हम क्या पढ़ेंगे, वेक्टर ए, इसको हम पढ़ेंगे वेक्टर ए। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे का टॉपिक हम आपको बतलाते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि ये लंबाई क्या है, तीर की जो लंबाई होगी वो परिमाण कहलाएगी। और जो तीर का जो शीर्ष वाला भाग होगा वो दिशा को प्रदर्शित करेगा। आइए हम जानते हैं परिमाण कैसे निकालेंगे, किसी भी सदिश का परिमाण कैसे निकालेंगे।
तो सदिश का परिमाण निकालना जानते हैं। परिमाण का मतलब होता है संख्यात्मक मान। परिमाण का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि संख्यात्मक मान। जैसे मान लिया किसी सदिश का परिमाण ज्ञात करना, किसी सदिश का परिमाण ज्ञात करना। तो किसी भी सदिश का परिमाण ज्ञात करना है तो उसके बारे में हम बात करते हैं। माना वेक्टर ए बराबर A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप। अब देखिए ये हो गया हमारा x अक्ष, ये हो गया y अक्ष, ये हो गया z अक्ष। तो x अक्ष का सदिश होता है i कैप, y अक्ष का सदिश होता है j कैप और z अक्ष का सदिश होता है k कैप। देखिए x अक्ष का सदिश, x अक्ष का सदिश बराबर होता है i कैप, y अक्ष का सदिश बराबर होता है j कैप और z अक्ष का सदिश बराबर होता है k कैप। x अक्ष का सदिश होता है i कैप, y अक्ष का j कैप, z अक्ष का सदिश होता है k कैप। इस वाले सिंबल को हम कैप कहते हैं। अब कैप क्या है हम आपको आगे बतलाते हैं। तो ये देखिए A1 i कैप, A2 j कैप, A3 k कैप। तो इसका हमको निकालना है परिमाण, यानी मैग्नीट्यूड, यानी माड। तो परिमाण के लिए हम माड वेक्टर ए करते हैं। माड वेक्टर ए, ये क्या हो गया माड वेक्टर ए, माड वेक्टर ए। इसको क्या पढ़ेंगे माड वेक्टर ए, माड वेक्टर ए, ये माड वेक्टर ए। तो माड वेक्टर ए क्या होगा, करड़ी में आई कैप के गुणांक का स्क्वायर, जे कैप के गुणांक का स्क्वायर और के कैप के गुणांक का स्क्वायर। तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। एक उदाहरण के द्वारा हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। वेक्टर ए बराबर 3i कैप धन 4j कैप का मापांक ज्ञात करें। अब देखिए मापांक कहे, परिमाण कहे, मैग्नीट्यूड कहे, सब एक ही बातें हैं, मापांक। तो माड वेक्टर ए बराबर हो क्या जाएगा, करड़ी में आई कैप के गुणांक का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, जे कैप के गुणांक का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। यहाँ के कैप नहीं है तो के को हम नहीं लिखेंगे, जो नहीं है उसकी बात नहीं करेंगे। तो मॉड वेक्टर ए बराबर 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 और 9 हो जाएगा 25 और उसको करड़ी से बाहर करेंगे तो हो जाएगा 5। तो हमने आपको पहले ही बताया कि परिमाण, मैग्नीट्यूड, मापांक एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, संख्यात्मक मान होता है। तो 5 क्या है, एक संख्यात्मक मान है और ये है क्या, एक अदिश राशि। 5 क्या है, अदिश, जिसमें केवल और केवल परिमाण की जरूरत पड़ती है, दिशा की नहीं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम आपको अब कैप के बारे में यानी सदिशों के प्रकार के बारे में अवगत कराते हैं। तो इस तरह से हमने सदिशों का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड कैसे ज्ञात करना है इसके बारे में जानकारी हासिल कर लिया। और सदिशों के प्रकार के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है। डायरेक्शन कोसाइन कैसे ज्ञात करते हैं, यानी दिक् को ज्याएं। जैसे ये एक सदिश दिया हुआ है, वेक्टर ए बराबर A1 i कैप प्लस A2 j कैप। तो किसी सदिश का आपको निकालना है दिक् को ज्या, किसी सदिश का दिक् को ज्या, दिक् को ज्याएं, किसी सदिश की हमको दिक् को ज्याएं ज्ञात करना है।
तो कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। किसी सदिश की दिक्कोज्याएं ज्ञात करना। ये आई कैप यहाँ पर मान लेंगे एंगल अल्फा है, यहाँ का बीटा है और यहाँ का गामा है। तो अल्फा बीटा गामा क्या है? एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स में बने हुए कोण है। और एक सदिश अपना है वेक्टर ए बराबर a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। तो हमको ज्ञात करना है अगर कास अल्फा कास बीटा कास गामा, तो कास अल्फा कास बीटा कास गामा क्या कहलाते हैं? दिक कोसाइन, दिक को ज्या। साइन को हम ज्या कहते हैं, टैन को स्पज्या कहते हैं। जैसे देखिए साइन को हम त्रिकोणमिति में साइन को हम ज्या, कास को हम कोज्या और टैन को स्पज्या कहते हैं। साइन कोसाइन टेंजेंट, तो साइन को हम ज्या बोलते हैं, कास को कोज्या बोलते हैं, टैन को स्पज्या बोलते हैं हिंदी में। तो उसी तरह से हमको निकालना है डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन यानी दिक को ज्याएं। तो कास अल्फा बराबर हमको अगर ज्ञात करना है कास अल्फा, तो कास अल्फा के लिए हम आई कैप का प्रयोग करेंगे, यानी आई कैप का जो गुणांक है a1 बटे माड वेक्टर ए, a1 बटे माड वेक्टर ए, यानी a1 बटे करड़ी में a1 स्क्वायर धन a2 स्क्वायर धन a3 स्क्वायर। कास बीटा बराबर a2 बटे माड वेक्टर ए इज इक्वल टू a2 बटे करड़ी में a1 स्क्वायर धन a2 स्क्वायर धन a3 स्क्वायर। नीचे वाला सब में क्या होगा? सेम होगा, नीचे सबका क्या होगा? माड होगा। और ऊपर आई कैप का गुणांक, जे कैप का गुणांक और के कैप का गुणांक बस वही से रख देना है, हमको दिक को ज्या मिल जाएगा। कास गामा बराबर a3 बटे माड वेक्टर ए, a3 बटे क्या हो जाएगा? करड़ी में a1 स्क्वायर धन a2 स्क्वायर धन a3 स्क्वायर। एक उदाहरण अगर हम ले लें तो देखते हैं 2 आई कैप धन 3 जे कैप और धन के कैप वेक्टर ए बराबर दे दिया है। उदाहरण से पहले इसमें एक और बात जान लेते हैं। दिक्कोज्याओं के वर्गों का योगफल 1 होता है। दिक्कोज्याओं के वर्गों का योगफल 1 होता है। दिक्कोज्याओं के वर्गों का योगफल 1 होता है। कहने का मतलब दिक्कोज्या को अगर आप यल से दर्शाएं, इसको यम से दर्शाएं और इसको यन से दर्शाएं, तो आप कह सकते हैं क्या? 2 बातें, कास स्क्वायर अल्फा धन कास स्क्वायर बीटा धन कास स्क्वायर गामा बराबर 1, या आप कह सकते हैं यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर बराबर 1। ये यल यम और यन क्या है? दिक्कोज्या है। तो दिक्कोज्याओं के वर्गों का योगफल 1 होता है। इसको हम R लिख देते हैं। इसके बाद हम आपको डायरेक्शन कोसाइन के लिए एक उदाहरण द्वारा समझाते हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो देखिए एक उदाहरण हमने लिखा है कि सदिश 3 आई कैप धन 4 जे कैप धन 5 के कैप की दिक्कोज्याएं ज्ञात कीजिए। यानी इसकी डायरेक्शन कोसाइन हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम इसको मान लेते हैं कि माना एक वेक्टर ए बराबर दिया गया है। वेक्टर ए बराबर 3 आई कैप धन 4 जे कैप धन 5 के कैप। अब देखिए हम क्या लिखेंगे? कास अल्फा कास बीटा और कास गामा, ये हमारे क्या है? डायरेक्शन कोसाइन दिक्कोज्याएं। कास अल्फा के लिए हमको ऊपर क्या लिख देना है? 3 और नीचे क्या लिख देना है? करड़ी में 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर धन 5 का स्क्वायर। नीचे सब में सेम होगा क्या? करड़ी में 3 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर धन 5 का स्क्वायर और ऊपर
लाइन से, ये कास अल्फा के लिए, ये कास बीटा के लिए और ये कास गामा के लिए 4 बटे इतना, और ये 5 बटे करड़ी में 3 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर धन 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 बटे 3 3 9, 4 चौक को 16 और 5 पचे 25। ये हो जाएगा 4 बटे 3 9, 4 चौक को 16 और 5 पचे 25। ये हो जाएगा 5 बटे 3 9, 4 चौक को 16 और 5 पचे 25। यानी नीचे वाला सब में क्या है, कॉमन है। अब देखिए 3 बटे 16 9 25 और 25 50, अंदर हम लिख देंगे करड़ी में 50, यहाँ हो जाएगा 4 बटे करड़ी में 50 और ये हो जाएगा 5 बटे करड़ी में 50। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3 बटे 25 दूना के 50 यानी 5 करड़ी में 2, इसको भी हम लिख देंगे 4 बटे 5 करड़ी में 2 और ये 5 बटे 5 करड़ी में 2। ये 5 से 5 हमारा कट जा रहा है तो ये हो जाएगा 1 बटे करड़ी में 2, ये हो जाएगा 4 बटे 5 करड़ी में 2, ये हो जाएगा 3 बटे 5 करड़ी में 2। तो इस तरह से दिक् कोसाइन क्या हो गई, दिक् कोसाइन, दिक् को ज्याए हमने क्या लिख दिया, दिक् को ज्याए क्रमशः क्या हो गई, 3 बटे 5 करड़ी में 2 कामा 4 बटे 5 करड़ी में 2 कामा 1 बटे करड़ी में 2। ये हमारा दिक् को ज्या का आंसर आ गया। आप इसे नोट करिए। आगे हम आपको सदिशों के प्रकार के बारे में बतलाते हैं कि सदिश कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से सदिश होते हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं सदिशों के प्रकार के बारे में कि सदिश कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, सदिशों के प्रकार। तो जानते हैं सदिशों के प्रकार के बारे में। सदिशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो देखिए एक होता है शून्य सदिश। सदिश कई प्रकार के होते हैं। एक होता है शून्य सदिश। तो शून्य सदिश क्या होता है, जिसका परिमाण 0 हो, जिसका परिमाण 0 हो, जिसका परिमाण 0 हो उसे हम शून्य सदिश कहते हैं। जिसका परिमाण क्या हो, 0 हो, उसे हम शून्य सदिश कहते हैं। और शून्य को क्या 0 से दर्शाएंगे, तो बस इसके लिए इतना ही काफी है। दूसरा है मात्रक सदिश, ये इंपॉर्टेंट है। मात्रक सदिश कहें या एकांक सदिश कहें, एकांक सदिश कहें, इसे कई नामों से जाना जाता है। इसको नल वेक्टर कहते हैं, शून्य सदिश को नल वेक्टर। एकक सदिश कहें या इकाई सदिश, इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। तो इसके इतने नाम हो गए। मात्रक सदिश कहें, एकांक सदिश कहें, एकक सदिश कहें, इकाई सदिश कहें या यूनिट वेक्टर कहें। तो यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, जिसका परिमाण 1 हो, जिसका परिमाण 1 हो उसे इकाई सदिश कहते हैं, उसे इकाई सदिश कहते हैं। जिसका परिमाण 1 है उसे इकाई सदिश कहते हैं और इसे एक कैप से प्रदर्शित करते हैं, एक कैप से प्रदर्शित करते हैं। एक कैप बराबर क्या होता है, वेक्टर ए बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए। किसी सदिश का इकाई सदिश ज्ञात करना है तो उसके परिमाण से उस सदिश को भाग कर दीजिए, उसके परिमाण से उस सदिश को भाग कर दीजिए तो आपका क्या मिल जाएगा, इकाई सदिश या मात्रक सदिश।
तीसरा सदिश है समान सदिश। समान सदिश, समान सदिश जिसके परिमाण व दिशाएं समान हो, जिसके परिमाण व दिशाएं समान हो। जैसे वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी, दो सदिश है, दोनों कब बराबर होंगे? जब उनके परिमाण व दिशाएं समान होंगे। अगला सदिश है सह आदिम सदिश। सह आदिम सदिश, सह आदिम सदिश ऐसे सदिश जिनका स्टार्टिंग पॉइंट यानी प्रारंभिक बिंदु एक ही हो। ऐसे सदिश जिसके प्रारंभिक बिंदु एक ही हो। जैसे ये एक पॉइंट हो गया, यहां से एक सदिश इधर की तरफ गया वेक्टर ए, एक सदिश इधर आ गया वेक्टर बी, एक सदिश इधर चला गया वेक्टर डी या वेक्टर सी। तो यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर सी तीनों के पॉइंट क्या है? एक ही है। यहीं से ये प्रारंभ हो रहे हैं, तो इसलिए हम इसे सह आदिम सदिश कहेंगे। अगला सदिश है पांचवा वाला संरेखीय सदिश। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, संरेख सदिश। तो संरेख सदिश क्या होता है? जो एक ही रेखा में हो, ऐसे सदिश जो एक दूसरे के समांतर हो, वो संरेख सदिश कहलाएंगे। जैसे ये वाला सदिश और ये वाला सदिश दोनों एक दूसरे के समांतर भी हैं, थोड़ा बड़े और थोड़ा छोटे हो सकते हैं, लेकिन है क्या? संरेख सदिश। समांतर सदिश भी इनको हम कह सकते हैं। तो वेक्टर ए बराबर म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर ए बराबर म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर बी है, तो वो सदिश क्या कहलाएगा? संरेखीय सदिश कहलाएगा। तो इस तरह से हमने समान सदिश, संरेख सदिश, मात्रक सदिश, शून्य सदिश के बारे में जाना। आइए एक ऋणात्मक सदिश के बारे में भी जान लेते हैं, यानी असमान सदिश। एक सदिश है अपना ऋणात्मक सदिश। ऋणात्मक सदिश ऐसे दो सदिश जो परिमाण में तो समान हो लेकिन दिशा में क्या हो? उल्टे हो, तो उनको हम क्या कहेंगे? ऋणात्मक सदिश। जैसे वेक्टर ए बी का ऋणात्मक सदिश क्या हो जाएगा? ऋणात्मक सदिश बराबर हो जाएगा माइनस वेक्टर बी ए, माइनस वेक्टर बी ए। ठीक, तो वेक्टर ए बी का ऋणात्मक सदिश हो जाएगा माइनस वेक्टर बी ए। इस तरह से हमारा लेक्चर 1 के इस टॉपिक परिचय में अध्याय 10 सदिश बीजगणित के अंतर्गत हमने आज का ये पहला लेक्चर समाप्त किया। उम्मीद है आपको आज का ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगले टॉपिक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल पर इसी तरह से आप लोग बने रहिए। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे समय समय पर आने वाले वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।